नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी से जुड़ने के लिए आप सबके बीच में हाजिर हूँ और कोशिश करूँगा कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो पूरे देश में स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में विस्तार से आप सबके सामने रख सकूं। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। या लाइव भी आप लोग हमको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी कोई तकनीकी दिक्कत है तो बताइएगा, क्योंकि फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों पर मुझे सरकार द्वारा, प्रणाम हेमंत जी, प्रणाम, स्वागत है आपका। फेसबुक के द्वारा मुझे सभी ग्रुपों में ब्लॉक कर रखा गया है, क्योंकि मैंने देश के जो आज देश का प्रमुख मुद्दा है, उस प्रमुख मुद्दे को हमने उठाया है। देश के 70 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये में अपनी जीविका का जीवनोपार्जन करते हैं। योगेश जी आभार। शेयर भी करते रहिए आप लोग, क्योंकि हम तो अब किसी ग्रुप में डाल नहीं पाएंगे, ना शेयर कर पाएंगे। आप लोग ही जो है इन पूरे देश के 70 करोड़ लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। उसमें श्रमिक भी है, मजदूर भी है, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, जो आपने देखा होगा, आप सभी देख रहे हैं कैसे हमारे देश का जो असली राष्ट्र निर्माता है वो आज जो है पैदल चल रहा। कोई 800 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई 1200 किलोमीटर चल के आ रहा है। ऐसे हजारों, क्या लाखों मजदूर, श्रमिक, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदल चल के अपने घर पे आए हैं, सरकार की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आज आप सरकार के खिलाफ़ कोई शब्द लिखते हो, कोई बात कहते हो, तो सरकार अपने पूरे सत्ता का लाभ उठा करके आपकी आवाज़ को दबाने के लिए, विमल कुमार जी स्वागत है, शेयर ज़रूर करते रहिए आप लोग। सरकार आपकी आवाज़ को हर मुमकिन कोशिश से उसे दबाने के लिए काम करेगी। अगर आज आप सरकार के ख़िलाफ़ एक भी बात लिखते हो किसी भी फोरम पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी आवाज़ को सरकार नहीं सुनेगी। ये सरकारें सिर्फ़ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रही हैं। एक तरफ जैसा कि ऐसा हमारे पूर्वज या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो अन्य लोग हैं, वो हमसे ऐसा कहते थे कि भारत में 2 भारत बसते हैं। एक भारत वो जहां हम 70 करोड़ लोग, जिसमें हम और आप शामिल हैं, रहते हैं, और एक वो भारत, वो इंडिया, एक भारत के अंदर एक इंडिया है जहां पूंजी वर्ग के वर्ग विशेष लोग रहते हैं। उन लोगों के लिए इंडिया अलग है और भारत अलग है। कमल जी आपका स्वागत है, शेयर ज़रूर आप लोग करते रहिए। प्रणाम प्रणाम कमल जी। तो उस भारत में हम 70 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में कुछ चंद लोग पैसे वाले रहते हैं। इन इंडिया के लोगों की चिंता है हमारी सरकार को, लेकिन भारत के लोगों की चिंता नहीं है हमारी सरकार को। इंडिया के लोगों को विदेशों से प्लेन से लाया जा रहा है, बाकायदा उनको। बड़े भाई वकील साहब राघवेंद्र जी आपका स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे इंडिया के लोगों को प्लेन में बैठा के, मास्क लगा के, सैनिटाइजर करके उनको इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन उल्टे जिन्होंने कभी भी इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हायर एजुकेशन लिया, बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की और सीधा फ्लाइट पकड़ी, वेलकम वेलकम सर, सीधा फ्लाइट पकड़ी और सीधे विदेश चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना था, देश के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन देवेंद्र जी आपका स्वागत है, डॉक्टर BL पाल जी आपका भी स्वागत है। आप लोग शेयर ज़रूर करते रहें। ऐसे लोग
जिनको इन भारत से कोई मतलब नहीं, वो विदेश में जा कर के अपनी सेवाएं, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट को विदेश में जा कर के सेवाएं दे रहे हैं। हिंदुस्तान को, भारत को उन लोगों की चिंता है, लेकिन जो हमारा 70 करोड़ श्रमिक, जो श्रमिक इस देश की सुई से लेकर के हवाई जहाज़ बनाने तक में अपना योगदान दे रहा है, उस श्रमिक की इस देश की सरकार को कोई चिंता नहीं। वो कैसे पैदल आ रहा है, क्या नाम, लिंटर डालने वाला एक बड़ी मशीन में जिसमें मसाले को मूव किया जाता है, उसमें 60 मजदूर बैठ के आए थे। सोचो अगर उसमें वो मूव कर जाती, एक राउंड पूरा घूम जाता, तो कितने मजदूर मरते है। इसकी कितने 16 मजदूर औरंगाबाद में मर गए। किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ उनका इतना ही तो है कि वो आज देश में एक और सब्जेक्ट आया है, माननीय हमारे देश के यशस्वी पीएम साहब ने एक शब्द बोला था, आत्मनिर्भर बनो, संयम, संकल्प वगैरह वगैरह। आत्मनिर्भर कौन है? आत्मनिर्भर हमारा यही तो मजदूर है। आत्मनिर्भरता के लिए ही तो गांव छोड़ के शहर को जाता है ना, मजदूरी करता है, खेती करता है, सफाई करता है, टॉयलेट साफ़ करता है। कौन करता है? आत्मनिर्भरता के लिए ही तो आता है, मांगने तो नहीं आता ना। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, हिम्मत से काम करता है और अपने परिवार की जीविका को वो चलाता, आत्मनिर्भर बनता है। आत्मनिर्भरता के ही माध्यम से वो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। क्या गलत है? अगर आज आप देश के खिलाफ, देश से अगर ये सवाल पूछ लो, सरकार से ये सवाल पूछ लो कि आखिर इन श्रमिक की मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? कोई बताएगा? अभी अन्य देश में सरकारें होती तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह स्वतः संज्ञान ले लेती थीं। प्रणाम योगेश जी, प्रणाम। शेयर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ अन्य ग्रुपों पे, क्योंकि फेसबुक ने बैन लगा रखा है मेरे ऊपर। तो आप लोग ही मेरी आवाज़ को देश के 70 करोड़ श्रमिकों के पास पहुँचाएँगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो कहने का मतलब था कि ये लोगों के लिए कौन कर रहा है? 16 औरंगाबाद के मजदूरों की आज तक किसी भी सरकार ने, प्रणाम धनजी कुमार पाल जी, आपका स्वागत है, किसी भी सरकार ने, ना मध्य प्रदेश सरकार ने, ना महाराष्ट्र सरकार ने, किसी भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन सोचो उन 16 परिवार के माँओं का क्या हुआ होगा, उन बच्चों का क्या हुआ होगा, उन बीवियों का क्या हुआ, उन बहनों का क्या हुआ होगा, जिसने अपना पति, बेटा, बाप खो दिया। उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? अनिकेत जी, स्वागत है आपका। इसी तरह नरेंद्र पाल जी, आपका भी स्वागत है। सुधाकर जी, आपका भी स्वागत है। तो उन लोगों की जिम्मेदारी कौन? एक मध्य प्रदेश में एक महिला, राम जी, एक महिला जो कि प्रसव पीड़ा से परेशान थी, उसने ऑन रोड सड़क पे, सोचो आप, कल्पना करो, सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया, 9 महीने के एक बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद तुरंत उसके 1-1.5 घंटे के बाद, प्रसव पीड़ा के बाद, वो फिर जो है 250 किलोमीटर पैदल चल के इस परिस्थिति में अपने घर जाती है। कल्पना कर सकते हो आप उस पीड़ा की, उस दर्द को महसूस कर सकते हो? कितने पीड़ा से, एक तो वो प्रसव पीड़ा से गुजरी, उस दर्द को उसने सहा, और उसके बाद फिर वो 250 किलोमीटर और उसी पीड़ा में पैदल गई। क्या उसके शब्दों को मैं भी बयान नहीं कर सकता हूँ? उसको आप महसूस नहीं कर, सिर्फ महसूस कर सकते हो। उस दर्द को सिर्फ उस माँ ने सहा है, जिसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। ऐसी घटनाएं। छोटा सा बच्चा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद से आ रहा है, छोटी सी बच्ची, 2 बच्चियां, जिसके एक बच्ची में पैर लगी है, वो लिंगड़ा के चल रही है, सोचो आप, और चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं बचपन को, खिलौने में खेलने वाला बचपन आज अपने गांव के बारे में सोच रहा है, कैसे हम घर पहुंचेंगे, अपने माँ बाप से पूछ रहा है कि हम कब घर पहुंचेंगे, कब हमें खाने को मिलेगा। सोचो आप, क्या यही हमारी सरकार की संवेदनशीलता है? क्या इसी दिन के लिए आपने सरकार को चुना था? हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना। जब भी आप सरकार से सवाल करोगे, हिंदू मुस्लिम,
पाकिस्तान डर रहा है, देश अच्छा जा रहा है। अरे कोई बताएगा? धन जी आपका स्वागत है। बलिया गया भी हूँ मैं, 2 बार गया हूँ, आपके ज़िले में होकर के आया हूँ। रिंकू पाल आपका स्वागत है। रमेश जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद योगेश जी। तो कहने का मतलब, जब आप इन मुद्दों का, आज अगर देश में आप रोजगार की बात करो, आज अगर आप देश में व्यापार की बात करो, आज अगर देश में आप अपने हक की बात करो, आज अपने अधिकार की बात करो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है जो सरकार में बैठे हैं, गलती हमारी और आपकी है। हमने आपने देश में हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, देश में स्कूल बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, देश में सुविधाएं बढ़ाने के लिए वोट नहीं दिया था, देश को विकसित करने के लिए वोट नहीं दिया था। हमने वोट दिया था हिंदू मुसलमान पे वोट दिया था, हमने गाय गोबर पे वोट दिया था, हमने कब्रिस्तान पे वोट दिया था। तो आज अगर आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है एक छोटे से वायरस ने, शुक्र है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस कोरोना जैसे शुक्राणु को, वायरस को, जिसने इस देश की और इस सरकार की पोल खोल के रख दी कि तुमने किया क्या है इस देश में 6 साल में। कुछ नहीं किया, नथिंग, जीरो। उसका ये जीता जागता सबूत है। आज देश में 80,000 से ज़्यादा कोरोना मामले हैं और लगभग 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और आने वाले 15 दिनों में लगभग 2.5 से 3 लाख मरीज होंगे देश में। आखिर आपने पीपी किट मंगाई, वो फेल हो गई। आपने अननेसेसरी चीज़ें मंगवाई, वो फेल हो गई। चाइना से मंगवाई, वो फेल हो गई, 63,000 किटें। फिर आपने उत्तर कोरिया से किटें मंगवाई, वो फेल हो गई। आज आप कह रहे हो कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। जी मानवर, बिल्कुल सही कह रहे हो नरेंद्र जी। लोकतंत्र की परिभाषा आज लोकतंत्र नहीं, चापलूसी रह गई है। आज कोई भी व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ, लोगों की आवाज़, गरीबों के हक की बात नहीं कहना चाहता है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आखिर क्यों ये वो लोग हैं जो विदेश में जाते हैं, विदेश में रह रहे हैं, आपको उनकी चिंता है, लेकिन अपने ही देश में उन्होंने वहाँ से आकर के आपको वोट नहीं दिया। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे इन 70 करोड़ श्रमिक भाइयों ने, वो किसी भी, चाहे वो श्रमिक हो, मजदूर हो, ठेले वाला हो, पटरी वाला हो, फेरी वाला हो, चाहे वो ठेल पे काम करने वाला हो, चाहे वो अनाज मंडी में काम करने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो। आदित्य जी आपका स्वागत है, मनोज जी आपका स्वागत है, लक्ष्मण जी आपका स्वागत है। चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो बीपीओ सेक्टर में काम करने वाला हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाला हो, चाहे टेक्सटाइल में काम करने वाला हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में काम करने वाला हो, हर सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, कर्मचारी हमारा ने आपको वोट दिया, आपकी सरकार को चुना, और इस उद्देश्य से चुना कि आप आओगे तो बेहतर करोगे, आप हमारे लोगों के लिए बेहतर करोगे, आप हमारा जीवन अच्छा बनाओगे। अगर इस उम्मीद से अगर वोट दिया तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? यहाँ पे जो भी जहाँ फंसा था, जब भी हमें कोई दिक्कत आती है, हमें समस्या आती है, हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? और वैसे भी आप सबको बता दूं, आज विश्व परिवार दिवस है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज बहन जी आपका स्वागत है। इसी के साथ साथ आप सुखदेव जो हमारी खुली सांसों के लिए शहीद हो गए, आज उनका भी जन्म दिवस है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और हमारे जाबांज हीरो लखन शहीद देवेंद्र बघेल का भी जो है आज पुण्यतिथि है, उसकी भी आप सभी को उनके लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो इन विपरीत परिस्थितियों में
जब हमें सरकार से उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी कि ये लोग, नमस्कार सतीश जी, ये हमारे लिए बेहतर करेंगे, ये हमारे लिए करेंगे, तो आज देश का श्रमिक, आज बेरोजगार, आज मजदूर किस्म का व्यक्ति दर दर भटक रहा है। उसके घर में राशन नहीं है, उसके पानी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इतनी घोषणाएं की, जबकि हकीकत ये है, आप जाइए। हेमंत जी समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हो, कि आज आप कहीं भी किसी भी गांव में जाकर के देखिए, वास्तविक में क्या जो सरकार वादे कर रही है वो उन तक पहुंच रही है? शायद नगण्य। हर देश का हर नागरिक आज परेशान है। हर नागरिक अपने परिवार के पास जाना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। और लोगों को ये विश्वास है कि हम जब अपने गांव जाएंगे तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम भूखे नहीं रहेंगे। ये जो है, ये उनका विश्वास ये दिखाता है कि आज भी गांव में जीवन है, आज भी गांव में उम्मीद है, आज भी गांव में सपने हैं। तो क्या बुरा है? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या ये बुरा है? अगर लोग गांव आना चाहते हैं, पंखा चालू कर देना। अगर लोग गांव में आना चाहते हैं, ठीक, अगर गांव वापस आना चाहते तो क्या बुराई है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आज 22 मार्च से लेकर के आज तक, एक सेकंड भाइयों होल्ड करना, एक सेकंड में वापस आ रहा हूँ, बस एक सेकंड में, कहीं जाना मत आप लोग। तो इन लोगों का इस विपरीत परिस्थिति में, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में सिर्फ सरकार के लिए बोला था, सरकार से ये सवाल किया था, सरकार से सिर्फ ये सवाल किया था कि श्रमिक भाइयों को वापस लाने के लिए बात किया था, उनके पुनर्जीविका को, उसके लिए बात किया था। और सबसे बड़ी बात, आज गुजरात से लोग भगाए गए, मुंबई से भगाए जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश के लोग भगाए जा रहे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उनके साथ, तो ऐसे हम अपनी सरकार से, अपनी आने वाली सरकारों को जिनको वोट करते हैं, उनसे ये क्यों नहीं कहते कि हमें हमारे ही प्रदेश में रोज़गार की व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? अगर हमारा बच्चा बीमार होगा और उसको दवा के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली लेकर के जाएंगे, तब तक उसकी, जब तक दिल्ली लेकर के उसको पहुंचेंगे तो उसकी जान को खतरा नहीं होगा क्या? तो मेरे साथियों, हम सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, क्योंकि हम भी आपकी तरह से ही उन श्रमिक भाइयों के ही द्वारा पैदा किया गया एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। हमारे आपके पूर्वज सारे के सारे श्रमिक ही रहे हैं, चाहे वो भेड़ पालने वाला हो, चाहे वो गाय पालने वाला हो, चाहे वो भैंस पालने वाला हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, चाहे वो सब्जी मंडी में जा कर के बोरे ढोने वाला हो, कोल्ड स्टोर में बोरे उठाने वाला हो, या फिर जो है वो हलवाई की दुकान पे बर्तन साफ़ करने वाला हो, या फिर वो मिठाई बनाने वाला हो, या फिर वो झाड़ू लगाने वाला हो, या ठेल पे आकर के सब्जी बेचने वाला हो, या फिर कहीं जो है पटरी के किनारे जो है कपड़े बेचने वाला हो, या फिर वो जो है रेहड़ी लगाने वाला हो। ये सारे के सारे देश के 70 करोड़ लोग ऐसे जो आज पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनका अंदर का हौसला टूट चुका है, वो निराशा के साथ आज जीवन जी रहे हैं, और किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद है कि वो अपने परिजनों के पास पहुंच जाएं, अपने गांव पहुंच जाएं,
अपने परिवार के पास पहुंच जाएं, अपने माँ, भाई, बाप, बहन, बीवी, बच्चों के पास पहुंच जाएं। कईयों लोगों ने व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करके बोला, कुछ नेपाल में फंसे हुए लोग, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, कई जगह से, दिल्ली में, कई जगह से व्यक्तिगत फ़ोन आए, क्योंकि हमने मेरे जितने भी साधन थे, जितने भी मेरे पास प्रसाधन थे, जितनी भी मेरे पास कैपेबिलिटी थी, उनको वहीं पे ही हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की और उनको ये विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करो, आप आ जाओगे। लेकिन औरंगाबाद की घटना के बाद मेरे मन और मस्तिष्क और मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। इस तरीके से लाशें पड़ी थीं, हाथ कटा पड़ा, सर कटा पड़ा। सोचो उस घटना को, जबकि हमने उसको रियल में नहीं देखा है, तब हमारी ये स्थिति है। सोचो उन लोगों के ऊपर से जब कितना, ये सिर्फ उन 16 मजदूरों की मौत नहीं है, ये उनके सपनों की मौत थी, उनके अरमानों की मौत थी, उनके उन ख्वाबों की मौत थी जो वो गांव से लेकर के शहर को गए थे। आज जो बड़े बड़े लेक्चर आपको टीवी पे, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पे बैठ के जो लोग ज्ञान देते हैं, क्या उनके पास इतना नहीं था? मुझे खूब पता है, जितना भी श्रमिक व्यक्ति है, अगर एक श्रमिक अगर 2 रुपये कमाता है और एक किसी फैक्ट्री में अगर 50 लोग काम करते हैं तो 100 रुपये कमाकर अपने मालिक को देते हैं। तो मालिक, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, तो क्या मालिक की इतना भी नहीं था कि उनको महीने भर के लिए अपने पास रख लेता, अपने साधन से सिर्फ उनको खाना उपलब्ध करा देता, तनख्वाह मत देते। सिर्फ सरकार ने का ये आया कि सरकार ने ये भी कहा कि कोई ईएमआई नहीं कटेगी, कोई लोन की किस्त नहीं कटेगी। सरकार ने ये भी कहा कि श्रमिकों को पूरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग खुद, मैं नहीं, आप लोग खुद पढ़ रहे होंगे, आज ही जोमेटो कंपनी ने अपने जो है 13% कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है और उसके साथ ही जितने कर्मचारी बचेंगे उनकी 50% लोगों की सैलरी काटने का ऐलान किया। किसके लिए हम मेहनत कर रहे थे? ऐसे लोगों के लिए जिन्हें मेरी कोई भी, हमारी खुशी से, हमारे परेशानी से, हमारे दिक्कत से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ उन सरकारों से। आज पूरा एक सिस्टम सरकार को समर्थन कर रहा। कोई भी व्यक्ति, आज लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज उनको ये नहीं दिख रहा है, गरीब का दर्द नहीं दिख रहा है, उनके बच्चों के आंसू नहीं दिख रहे। उन छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे पानी की बोतल को पैरों में बांध के चल रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं रही, घिस गई। सोचो आप, अगर ये बात मैं अगर उठा रहा हूँ, ये बात अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये बात मैं किसी फोरम पे लाना चाहता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैं गलत हूँ? और यदि गरीब का दर्द, भूखे प्यासे बच्चों की आवाज़, उन श्रमिकों के दर्द को बयां करना अगर अपराध है और ये अगर बगावत है, तो ऐसी बगावत मुकेश देशबंधु लाखों नहीं करोड़ों बार करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। सरकार ने आज सिर्फ मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बंद किया है, उन्हें मुझे ग्रुप में शेयर करने से बंद किया। अगर सरकार कल उठाकर मुझे जेल भी डालती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी और ये लड़ाई देश के 70 करोड़ लोगों की सड़क से लेकर के संसद तक अब लड़ी जाएगी। इसके लिए जितना भी प्रयास करना पड़ेगा, जहाँ भी जाना पड़ेगा, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, शहर-शहर, वहाँ हम
और हिंदुस्तान आज़ाद मंच आपके पास जाएगा, लेकिन आपकी आवाज़ को, आपके हक को, आपके अधिकार को किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। आज श्रम कानून बदल दिया जाता है। हेमंत जी स्वागत है आपका। श्रम कानून बदल दिया जाता है। अब ये मालिक तय करेगा कि आपको ड्यूटी कितनी करनी है। अब ये आप तय नहीं करोगे, ये आपका मालिक तय करेगा। वो आपसे 12 घंटे ड्यूटी लेगा या 16 घंटे ड्यूटी लेगा, ये मालिक तय करेगा। 3 साल के लिए लेबर कानून को ख़त्म कर दिया। आप किसके लिए आए थे? गरीबों के लिए आए थे। आज देश में एक माननीय मंत्री बन गई हैं अभी उत्तर प्रदेश में। नारा दिया था उन्होंने महिलाओं के सम्मान में मैदान में। कहाँ चली गई आज? कहाँ चली गई वो महिलाओं की सम्मान वाली महिला? आज कितनी महिलाओं का रेप हो रहा है, कितनी बच्चियों का रेप हो रहा है, कितनी बच्चियों का शोषण हो रहा है। आज आवाज़ क्यों नहीं? आज क्या महिलाओं का सम्मान नहीं रहा? या फिर ये 70 करोड़ की जो आबादी है, वो उस आबादी की महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां इस देश की नागरिक नहीं हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है? या सिर्फ एक जाति वर्ग के विशेष लोगों की ही जो है मान सम्मान, उनकी ही इज्जत है कि और दूसरे की इज्जत नहीं है? ऐसे लोगों का साथ हमने और आपने दिया है, जिसका खामियाना आज हमें और आपको भुगतना पड़ रहा है। और धन्यवाद देना चाहूँगा कोरोना को कि उसने सरकार के सारे पुलिंदों को, सरकार की सारे झूठ को आज खुलेआम कर दिया है। एक भी मेडिकल, हॉस्पिटल, अस्पताल, कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिससे कि देश के गरीबों को मदद मिले। क्या बनाया? बुलेट ट्रेन लाए। बुलेट ट्रेन पे कौन बैठेगा? आप नहीं बैठोगे ना। एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो देश के राष्ट्र निर्माताओं के लिए हो, देश के सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए हो। एक सिंगल पॉलिसी ऐसी नहीं है। अब अगर श्रमिक जी योगेश भाई, अब अगर श्रमिक आवाज़ उठा रहा है, आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, आज आप हमारे ऊपर कंप्लेंट कर रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक बंद कर दोगे ना तो हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम सड़क पे आएंगे, लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम सड़क पे आएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, हम गली-गली जाएंगे, लेकिन इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। ऐसे ऐसे दृश्य आप सबके सामने घूमे होंगे। लोग ट्रकों में, सोचो आप, कैसे भूसे की तरह भर के आए हैं एक दूसरे के ऊपर इतनी भीषण गर्मी में। आप उनकी पीड़ा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या हमारे हुक्मरानों को, हमारे देश की सरकारों को उनका ये दर्द नहीं दिखा? क्या सरकार से सम्पर्क बना के फैक्ट्री मालिक लोग, क्या उनको उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते थे? शायद पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जानबूझ के, क्योंकि इस देश में इंडिया के लोगों के बारे में सोचा जाता है, भारत के लोगों के बारे में नहीं। भारत में कौन रहता है? हमारा किसान, मजदूर, श्रमिक, ये लोग हमारे भारत में रहते हैं। इंडिया के में रहने वाले लोग विदेश में रहते हैं, वो यहाँ एजुकेशन लेकर विदेश को अपनी सेवाएं देते हैं, और देशभक्ति का सवाल हमसे किया जाता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमसे मांगा जाता है। हम दिखाएंगे देशभक्ति। हम वो लोग हैं जिसने इस देश की नींव को रखा है, इस देश को देश बनाया है, इस देश के आत्मसम्मान को बढ़ाया है। इस देश में जब कुछ नहीं था, सड़क से लेकर के संसद भवन तक इस देश में हमारे इन राष्ट्र निर्माताओं ने बनाया। आज आप उनसे सवाल करते हो, यदि ये 70 करोड़ लोग ना हों तो देश में, सोचो आप, देश कहाँ पे हो? सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, ये सुन ले, ये वो ज्वाला है, ये वो देश है। जब भी ये बगावत करती है तो अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ा, मुग़लों को नहीं छोड़ा। आप क्या हो? कुछ नहीं हो।
हमारे सारे लोकतांत्रिक अधिकार, राजू पाल जी स्वागत है आपका, सारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। अभी आप लोगों ने कल एक खबर पढ़ी होगी, आप लोगों के लिए बहुत साधारण खबर होगी कि भारतीय सेना में 3 साल के लिए लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये वो विषय है, उन 3 साल लोगों के लिए जो नौकरी दी जाएगी उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई मेडिकल नहीं होगा, डायरेक्ट एक वर्ग विशेष के लोगों को लाया जाएगा, उठा के भर्ती कर दिया जाएगा। इसी तरह आर्मी में ही 9000 वैकेंसियाँ ख़त्म कर दी गई राजनाथ सिंह के द्वारा और उनको आउटसोर्स से भरने के लिए किया गया। आखिर ये हमारा जो वर्ग है, जो 70 करोड़ लोग हैं देश के, आखिर वो कहाँ जाते हैं सरकारी नौकरियों में? कितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं? हम लोग, हमारे श्रमिकों के बच्चों की एक मजबूरी होती है, एक दैनिक नीड होती है, उनके माँ बाप की एक अपेक्षा होती है कि बच्चा हमारा सफल हो जाए। सफल के लिए किस विभाग में जाते हैं वो? 4th क्लास, 3rd क्लास में ही तो नौकरियां करते हैं। कितने A क्लास के लोग हैं हमारे इन 70 करोड़ लोगों में, सोचो आप। तो अगर वो लोग इस विभागों में जाते हैं तो सरकार को क्यों तकलीफ़ है? क्यों उनकी नौकरियों पे कटाक्ष कर रही, क्यों उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है? रूपेश जी आपका स्वागत है। अगर सरकार इसी तरह इनके अधिकारों का हनन करती रही तो निश्चित आज पूरे ही देश में एक उबाल है, एक दर्द है, एक दुख है, एक गुस्सा है। कैसे उन लोगों को बेसहारा छोड़ दिया गया, परमिशन लगा दिया गया कि देश में लॉकडाउन है, आप जहां हो वहां रहो, लेकिन जो जहां है वहां रहेगा, वहां खाएगा क्या, पिएगा क्या, रहेगा कैसे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने भी आकर के इसकी जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं अभी पढ़ रहा था तो बताते हैं देश में लगभग समथिंग 350 से लेके 500 तक मज़दूरों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं, कई जो है। एक छोटी सी बच्ची झारखंड में, छोटी सी बच्ची 12 साल की बच्ची आती है भूख से तड़पती हुई, पैदल अपने घर आती है और इस आस में आती है कि अपने माँ बाप के पास पहुँचेगी। गरीबी से तंग आकर घर पहुँचती है और माँ बाप, लेकिन वो अपने घर में ढेरी पे पैर नहीं रख पाती है और भूख प्यास से वहीं दम तोड़ देती है। तो ये इस देश का कानून है, इस देश की सरकारें हैं जिनकी खुद की औलादें नहीं हैं, वो क्या जानेंगे दर्द की औलाद का दर्द क्या होता है। इस विपरीत परिस्थिति में, इस अति संवेदनशील मुद्दों पे सरकार के किसी भी व्यक्ति ने आकर के ये जिम्मेदारी नहीं ली कि ये हमारी पॉलिसियों की कमी थी जो देश के इतने लोग मर गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके। अरे तुम, गरीब तो मरने के लिए पैदा होता है ना, गरीब मरने के लिए पैदा होता है, मर जाता है, इसीलिए होता है ना गरीब। तो अब देश के 70 करोड़ लोगों, देश के श्रमिकों, मजदूर, नागरिकों, अब आपको अपनी आवाज़ खुद बनना है। अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़ना है। उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसी तरह से आपके अधिकारों का हनन होता आया है और आगे भी होता रहेगा और अब और भी ज़्यादा होगा। आप जैसे ही विरोध की आवाज़ को उठाओगे, आपको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, शासन से, सत्ता से, प्रशासन से, धन बल से, जन बल से, गुंडों से। जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा उस तरीके से आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ उठनी चाहिए, हर विरोध में उठनी चाहिए, हर गली में उठनी चाहिए, हर सड़क पे उठनी चाहिए। और ये आवाज़ सड़क से लेके संसद तक जानी चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार इस भारतीय संविधान ने दिया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको ख़त्म कर दे। सिर्फ चंद भर, मुट्ठी भर लोगों के लिए इन अधिकारों का हनन नहीं होगा। अब वक्त है बदलाव का,
अब वक्त है अपने अधिकार की लड़ाई का, अब वक्त है खुद के लिए जीने का, अब वक्त है अपने बच्चों के लिए जीने का, अब वक्त है अपने गांव के लिए जीने का। तो मेरे देश के 70 करोड़ देशवासियों, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस गुस्से को, इस रोष को बनाए रखना और आपकी इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ा जाएगा। देश के 70 करोड़ बेरोजगार मजदूर, बेसहारा, पटरी धारक, रेल पे पार्सल पे मजदूरी करने वाला, चाहे रेहड़ी लगाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, ईंट मंडी में काम करने वाला हो, सब्जी मंडी में काम करने वाला हो, चाहे वो गल्ला मंडी में काम करने वाला हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे फेरी लगाने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस हर व्यक्ति की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। उनकी आवाज़ को उठाया जाएगा, उनकी आवाज़ के लिए लड़ा जाएगा, उनकी आवाज़ के लिए जिया जाएगा और उनकी आवाज़ के लिए मरा जाएगा, लेकिन उनकी आवाज़ को उठाया ज़रूर जाएगा। इस बात से बिल्कुल समझौता नहीं होगा और इस बात के लिए हिंदुस्तान आज़ाद मंच का हर एक कार्यकर्ता, हर एक सेवक इसके लिए तैयार है और आने वाले समय में इसकी लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक बखूबी लड़ी जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर इन सब बातों को उठाने के लिए किसी नागरिक को, किसी व्यक्ति को, किसी शासन को, किसी प्रशासन को, किसी सरकार को, किसी सत्ता को, किसी पूंजीपति को अगर ये लगता है कि हम उसके खिलाफ़ बगावत कर रहे हैं, तो हम ये बगावत करेंगे, लाखों लाख बार करेंगे। और इस बगावत करने से हमें कोई भी देश का व्यक्ति, कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई सत्ता या पूंजीपति में बैठा हुआ व्यक्ति रोक नहीं सकता। इसके लिए हम तैयार हैं। अब आप भी तैयार होइए और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। बिल्कुल हम सब एक हैं। अब पूरा 70 करोड़ देश के नागरिक एक हैं और उनके हक और अधिकारों के लिए अब लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई, उसमें भी मेरे संज्ञान में जो लाया गया कि देश में, उत्तर प्रदेश में 1,70,000 शिक्षा मित्र हैं। उन 1,70,000 शिक्षा मित्रों में 2,200 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई, जिसमें 800 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। उन 800 मौतों का जिम्मेदार कौन है? बाकी के लोग अवसाद में, डिप्रेशन में मर गए, लेकिन 800 लोग की बात करते हैं हम। 2,200 को हटा देते, लेकिन 800 लोग जो मर गए, उन 800 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी लेगा? उनके परिवार की, उनकी मौत का। ऐसे ही एम्बुलेंस सेवा में, ऐसे ही हमारे जो आज कोरोना में हमारी नर्सें जो सेवा दे रही हैं, अपनी पबनी के माध्यम से उनका चयन होता है उत्तर प्रदेश में, उनकी 6-6, 8-8 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी वो काम करती हैं। उनका शोषण होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग में लाइनमैन जो लाइन सही करता है, जा कर के आपके यहाँ मीटर बिजली बिल लेकर के आता है, उनकी मौतें होती हैं। आज तक विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं दी गई। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या इनकी बात को रखना गलत है? क्या इनकी बात को कहना बगावत है? क्या अपने अधिकारों की बात करना बगावत है? तो यदि अगर ये बगावत है, तो हम ऐसी बगावत करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और हम इसके लिए लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भरवाड़ जी आपका स्वागत है। यही सारे मुख्य विषय थे। हमारा सिर्फ एक दर्द है, हमारी एक पीड़ा है, जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत कष्ट होता है। अब हम इतने भी टाटा अंबानी नहीं हैं जो हम हर गरीब की मदद कर सकें, लेकिन उनकी आवाज़ तो हम बन सकते हैं।
उनके हक अधिकारों की बात तो हम कर सकते हैं। समझे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से विदाई लूँगा। लेकिन एक बात हम फिर आप लोगों से कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, सरकार कितने भी उत्पीड़न कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अब आज़ाद मुकेश देशबंधु पीछे हटने वाला नहीं है। और इस भारत में आज़ाद भारत की नींव के लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं और ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी होगा अंजाम, उसके लिए हम लड़ेंगे, अंततः तक जाएंगे, हर गली मोहल्ले और देश के 70 करोड़ लोगों के पास जाएंगे। इस विश्वास के साथ और इस आशा के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ कि आप सबका प्यार, स्नेह हमें हमेशा मिलता रहेगा। समझे? इसी तरह से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलता रहेगा, आपका साथ हमें मिलता रहेगा। और जिस दिन इस देश का युवा जिस ओर खड़ा हो गया तो इस देश में बदलाव निश्चित ही होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं और बाकी के कदम आपको लोगों को चलना है। और ये विश्वास मैं दिलाता हूँ, हम नेतृत्व करने आए हैं, हम आपका नेतृत्व करने आए हैं, हम आपको अधिकार देने आए हैं, हम आपके हक को दिलाने आए हैं और उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।